Hello and welcome to this new session, right? So in this session, we are basically going to learn about basically कि क्या बुक सोर्सेज रहते हैं प्रिपरेशन के लिए CSR, नेट, JRF, लाइफ साइंसेज में क्या बुक्स जो है रेफर करनी चाहिए, किस क्लास में अगर है आपको तो किस तरह से अप्रोच करना चाहिए बेसिकली इस एग्जाम को, वो चीजें हम पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हियर इज अ क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ, सो यू कैन रीड अबाउट इट, यू कैन पॉज ऑन इट और देख सकते हैं आपकी मेरी क्या क्रेडेंशियल्स हैं, सो दैट you get an idea about myself, right? So let's get into the main topic. So before we start, I'll tell you that इसमें हम एक तो बुक लिस्ट हम देखेंगे कि हमारे पास अराउंड 13 के करीब यूनिट्स रहते हैं, राइट? सो उन यूनिट्स के लिए क्या बुक लिस्ट जो है हमें करनी चाहिए इस एग्जाम के लिए और किस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए बुक्स को, राइट? उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे एंड देन वी विल सी अ लिटिल बिट अबाउट, आई थिंक इन दिस वीडियो विल गो विद बुक लिस्ट ओनली, लीव इट। नोट मेकिंग हम एक अलग से वीडियो करेंगे बिकॉज दोनों चीजें एक साथ करने का कोई मतलब है नहीं। नोट मेकिंग पे हम एक और वीडियो लेके आएंगे, सो विल डील विद नोट मेकिंग इन दैट वीडियो। इसमें हम सिर्फ बुक लिस्ट पे बात करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द बुक लिस्ट वी हैव टू हैव दिस आइडिया दैट वी हैव 13 यूनिट्स, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हमारे पास अराउंड 13 यूनिट्स है। नाउ द best part about this particular exam is that you do not have to do all these 13 units because कल पहली की वीडियो जो हमारी बेसिक पैटर्न जिस पे हमने समझा था उसमें भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि there are so many disciplines and there is so much of choice in this exam that you do not have to go like 100% prepared for it. ये ऐसा एकदम ये यूपीएससी नहीं है कि जिसमें आपको सब चीज पढ़ के जाना है। इवन यूपीएससी में भी कुछ लोग कुछ पार्ट छोड़ते हैं, बट वो एग्जाम इस तरह से है कि उसमें कोई चॉइस नहीं होती आपके पास। सो इफ कुछ उस टॉपिक से आगे जो आपने छोड़ा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस एग्जाम में आपके पास चॉइसेस इतनी है दैट यू कैन अफोर्ड टू, लाइक आई वुड से एटलीस्ट 3 यूनिट तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। अगर आपके कुछ ऐसे 3 यूनिट है जो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आते एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, सो से फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम ज़ूलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी आपको ऐसा लगेगा कि यार कैसे करना है, आई वुड रिकमेंड डूइंग इट। बट अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आता है एंड दिस एग्जाम्स डिमांड, एज पर दिस एग्जाम्स डिमांड, यू कैन अफोर्ड टू नॉट डू दैट। बट फिर आपको दूसरे जो चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, राइट? सो पहले एक बार चैप्टर्स देख लेते हैं। I'll just put up the syllabus, right? This is your list of बेसिकली जो टॉपिक्स आपको करने रहते हैं इस एग्जाम के लिए, राइट? दीज 13 यूनिट्स आर द बेसिक आइडिया अबाउट इट। सो नाउ इफ यू सी ये जो यूनिट्स हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अगर आप लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं, बॉटनी से हैं, जोलॉजी से हैं, दिस इज अ वेरी बेसिक यूनिट। ये तो आपने करना ही है, ये तो सबको करना ही है। सेल अगेन इज अ वेरी फंडामेंटल प्रोसेसेस, अगेन सेल सिग्नलिंग, अगेन डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक ऐसा थोड़ा सा टॉपिक आ जाता है जो जोलॉजी के लिए ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं उनके लिए, बी बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, सबके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। यहाँ पे ये बॉटनी के लिए एज रहता है, यहाँ पे अगेन आपको जोलॉजी में एज रहेगा, राइट? ये में वो टॉपिक अगेन दिस इज जेनेटिक्स, तो वैसे तो सब लोग करते हैं, लेकिन बॉटनी में अगेन इज अ टॉपिक फ्रॉम बॉटनी, एवरीवन शुड नो अबाउट दिस, राइट? इकोलॉजी एवरीवन, बट एज किसको मिलेगा इसमें? बॉटनी को। एवोल्यूशन अगेन ज़ूलॉजी एज, अप्लाइड बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एज, एंड मेथड्स इन बायोलॉजी अगेन बायोटेक को एज मिलता है। बायोटेक जब मैं कह रहा हूं तो बायोकेमिस्ट्री भी कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है। बायोकेमिस्ट्री वाले भी काफी सारी ये चीजें पढ़ते हैं जो बायोटेक में पढ़ी जाती है। और अगेन अगर आप इंटरेक्शंस रेलिवेंट टू बायोलॉजी में चले जाएंगे, उसके बाद फंडामेंटल प्रोसेसेस में चले जाएंगे, तो यहाँ पे भी बायोकेमिस्ट्री को जो है आपको एज मिलता है। तो हर कोई टॉपिक किसी के लिए एज है तो किसी के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज जरूर वहां पे मिलती है, राइट? सो इस तरह से मिक्सचर है। अभी मैं सिर्फ बेसिकली आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स हैं, कितने अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो ये जब आप करने जाते हैं
तो ये थोड़ा जो इस एग्जाम को है थोड़ा अलग बनाता है। बाकी जितने भी एग्जाम्स अब आप गवर्नमेंट लेवल पे आप देते हैं ना, उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस एग्जाम को थोड़ा सा ट्रिकी बना देती हैं। बिकॉज वही सेक्शन सी में 75 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, वो सेलेक्ट करना एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है इस एग्जाम के लिए। पैटर्न पे हमने किया था डिस्कशन, तो आज हम पैटर्न पे नहीं जाएंगे। आज हम बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो हमारी बुक लिस्ट है। बुक लिस्ट में एक सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आप किसी भी क्लास में अगर आप फाइनल ईयर बीएससी में हैं या बीएससी स्टार्ट कर रहे हो और आपका टारगेट नेट है, तो एक किताब आप जरूर खरीद के रखिए, एंड वो किताब है दिस, पाथफाइंडर फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ साइंस करके। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंस करके एक किताब है, इसकी पहली वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। उसके बाद और भी इन्होंने बुक्स निकाली है, उनकी इतनी जरूरत नहीं है। जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या वो सब मुझे नहीं लगता कि आपको लेने की जरूरत है, राइट। तो पाथफाइंडर की फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ साइंस की फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम आप हमेशा अपने साथ रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही मैं तो कहूंगा जैसे आप सुनते हैं ना कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत पढ़ना जरूरी है, उसके अराउंड भी आप चीजें पढ़ेंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत इज बेसिकली द फंडामेंटल ऑफ दैट एग्जाम। सिमिलरली दिस पर्टिकुलर बुक गिव्स यू एवरीथिंग अंडर द वन अम्ब्रेला, राइट। यही दो किताब में सब कुछ होगा। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि सिर्फ यही किताब से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई है। उस इंफॉर्मेशन को अब आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि आपने अपनी बीएससी और एमएससी में किस तरह से पढ़ाई की है। अगर आप बीएससी में बहुत अच्छे से अपने फंडामेंटल्स नहीं समझे तो आपको पाथफाइंडर उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। अगर आपने एमएससी में जो किताबें हैं वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ी हैं, जो रेफरेंस किताबें होती हैं वो अगर अच्छे से नहीं पढ़ी हैं, तो पाथफाइंडर डायरेक्टली अगर आप उसमें कूदने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए फेटल हो सकता है, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि सही नहीं है वो अप्रोच, कभी भी सही नहीं है कि आप एक नोट्स समझ लीजिए। आप नोट्स को तभी समझ पाते हैं जब आपको बेसिक्स क्लियर हो। तो बेसिक्स यहाँ पे क्लियर करके ही आप पाथफाइंडर की किताब को पढ़ सकते हो। बट ये किताब आपके पास होगी तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, राइट। इस पे आप टॉपिक देख सकते हैं, कोई भी यूनिट उठाएंगे उसको पढ़ेंगे, जो समझ में नहीं आ रही होंगी चीजें उनके लिए आप रेफरेंस बुक्स के लिए जाएंगे, ठीक है। अब पहला जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बताने जा रहा हूँ जो स्टार्टिंग से ही सीरियस रहते हैं, जो लोग करना चाहते हैं एग्जाम को, और जिन्होंने किताबें जो आपके सिलेबस के एंड में रिकमेंडेड बुक्स होती हैं वो आपने पढ़ी हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो आपने लेरेंजर पढ़ी है। आप अगर इम्यूनोलॉजी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने इम्यूनोलॉजी में क्यूबे को पढ़ा है, ठीक है। तुम उसी तरह अगर आप डेवलपमेंटल बायो की बात कर रहे हैं तो आपने गिलबर्ट को कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो वो सब चीजें जो है वो अगर आपने करी हैं तो आप क्या करेंगे, अब आप पाथफाइंडर की किताब उठाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जो जो आपको टॉपिक करने हैं। मैंने जैसे आपको बताया 13 यूनिट है इसमें, उसमें से 10 यूनिट आप अपने जो आपके अच्छे हैं, जो जिसपे आपको भरोसा है वो उठा लीजिए और उनको आप पढ़ते जाइए, ठीक है। उसमें जो चीज समझ नहीं आ रही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आपने टॉपिक उठाया, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप देखिए कि आपने अपने एमएससी में कौन सी किताब पढ़ी थी, उस किताब पे वापस जाइए, वो रेफरेंस बुक पे जाइए, कहीं से उसको देखिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके बेसिक्स क्लियर है, कहीं कहीं छोटा छोटा जो है समझ नहीं आ रहा, तो उनके लिए तो उनको सिर्फ पाथफाइंडर उठानी है और उस पे से रिवाइज करने हैं कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आपको एक नई किताब उठा के दोबारा से बायोकेमिस्ट्री के लिए पूरी लेरेंजर पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो फंडामेंटल्स हैं वो समझ लिए हैं या आपने कोचिंग करी हुई है, राइट। लेकिन आपका एग्जाम अभी तक नहीं निकला है तो कोचिंग भी की हुई है, तब भी आपके पास बेसिक्स आपके क्लियर है, ठीक है। नाउ कुछ बुक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी हुई है, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की हुई है तो आपको कुछ किताबें जो हैं वो बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जी, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, इसके लिए आप लेरेंजर की किताब ले सकते हैं। इसके साथ ही एक और किताब आती है वॉइट की किताब, वॉइट एंड वॉइट की किताब आती है, ये भी आप देख सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक ही करने की जरूरत है, दोनों नहीं, और ये एज ए रेफरेंस बुक करने की जरूरत है, इनको पूरे डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता जो है वो नहीं है। उसके बाद आता है सेल ऑर्गेनाइजेशन, गिलबर्ट की किताब है, प्लीज इसको रेफर कीजिए अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अब एनसीईआरटी तो पढ़ ही लीजिए अगर आपके बहुत ही खराब बेसिक्स हैं, बिल्कुल ही आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ और अब आप चाहते हैं कि आप एग्जाम क्लियर करें, राइट। तो
उसके बाद मैं कहूँगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले पार्ट के लिए, सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले पार्ट के लिए आप चाहें तो एक किताब आती है सेल, द सेल करके, शायद एल्बर्ट ब्रूस एल्बर्ट की किताब है, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले पार्ट के लिए। सॉरी मैं गलत चला गया यहाँ पे, ठीक है। फंडामेंटल प्रोसेसेस में जो आपका पोर्शन आएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पोर्शन आएगा, उसके लिए आप जो है द सेल करके एक किताब है ब्रूस एल्बर्ट की, आप उसको रेफर कीजिए, ठीक है। उसके बाद उसमें सेल गिलबर्ट में आपका सेल सिग्नलिंग भी हो जाएगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए एल्बर्ट की किताब आएगी। आई थिंक आई हैव नो सॉरी, ये मेरे से बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ, मुझे हमेशा इन दो किताबों में जो है कंफ्यूजन होता है। तो बेसिकली एल्बर्ट इज फॉर सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड गिलबर्ट इज फॉर सेल डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, आई एम सो सॉरी, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत ज्यादा किताबों के नाम थोड़े से सिमिलर है, तो मैं हमेशा इनमें जो है कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी के लिए ज़ेगर की एक किताब आती है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और एनिमल फिजियोलॉजी के इंस्टेंट नोट्स करके आते हैं, दीज आर फ्रॉम बाय जोड, ठीक है। इंस्टेंट नोट्स बाय जोड, आप इनको फोकस कर सकते हैं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी के लिए मैं कहूंगा कि पाथफाइंडर इज सफिशिएंट। डाइवर्सिटी के लिए भी पाथफाइंडर इज सफिशिएंट। इकोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए 12th क्लास की, प्लस पाथफाइंडर, that is more than sufficient. Evolution and behavior, जॉन एलकॉक, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज पाथफाइंडर इज मोर देन सफिशिएंट अगर आपको समझ आ जाते हैं। टी ए ब्राउन की एक किताब है अप्लाइड बायोलॉजी के लिए और मेथड्स इन बायोलॉजी के लिए, तो आप इसको जो है रेफर कर सकते हैं। तो ये जो किताबें हैं, ये बहुत सारी किताबें हैं, ये कौन कर सकता है जिनके पास बहुत सारा समय है, ठीक है। जो लोग अगला 6 महीने में जो एग्जाम है वो देना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए यही किताब है, एक पाथफाइंडर की किताब है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, पाथफाइंडर की किताब के दोनों वॉल्यूम्स को पढ़ लेना है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप 6 महीने में एग्जाम देने वाले हैं तो आपका मास्टर्स हो गया और आपके बेसिक्स क्लियर है, राइट। इन किताबों पे जो है मत जाइए, फिर सिर्फ पाथफाइंडर को रिवाइज कीजिए अच्छे से। और अगर आप सेकेंड ईयर बीएससी, थर्ड ईयर बीएससी, फर्स्ट ईयर मास्टर्स में भी है, फर्स्ट ईयर मास्टर्स थोड़ा सा लेट हो जाएगा इतनी सारी किताबों के लिए, बट स्टिल यू हैव टाइम, सो डू दीज बुक्स। इन किताबों को रेफर कीजिए, जो भी चीजें समझ नहीं आ रही हैं उनको अच्छे से पढ़िए, ताकि वो कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाए। आपके वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएंगी, तो मेक श्योर कि आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर हो, क्योंकि जो सेक्शन सी रहता है ना, सेक्शन बी हो जाता है, सेक्शन ए का मैंने आपको बताया ही था कि कोई ज्यादा उसमें स्ट्रेटेजी है नहीं, लेकिन जो सेक्शन सी रहता है ना, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, वो अगर आपको वो टॉपिक आता भी है ना, यू कैन नॉट जस्ट डू दोस क्वेश्चन अनटिल और अनलेस आपने उसको अच्छे से समझा है, क्योंकि वो क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, राइट। तो उनके लिए आपको उस टॉपिक की ऑल एंड ऑल जो है अंडरस्टैंडिंग जो है पूरी की पूरी आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप उन टॉपिक्स को नहीं कर पाओगे, उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। और मैंने आपको बताया था कि 75 में से 25 भी आप कर सकते हो, लेकिन 22-23 तो हमेशा आपको टारगेट करके चलना है कि आपको 22 से 23 सही उसमें क्वेश्चन करने ही करने हैं, बिकॉज वहीं से आपका जो है मेरिट डिसाइड होता है। अदरवाइज आप अगर सेक्शन सी खराब कर देते हैं, आप सेक्शन ए सेक्शन बी को जितना मर्जी ज्यादा अच्छा कर लीजिए, आप नहीं क्वालिफाई कर सकते इस एग्जाम को। सेक्शन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पर फोकस कीजिए। ये जो किताबों के मैंने नाम लिए हैं, आप इन किताबों को रेफर कीजिए, इनके अलावा कोई बहुत ज्यादा किताबें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, यही बुक्स हैं, इन्हीं को देख के आपको आगे करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। नोट्स बनाने चाहिए, किस तरह से बनाने चाहिए, उसके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो, उस पर आप चेकआउट कीजिएगा कि किस तरह से नोट्स आपको बनाने चाहिए, या बनाने भी चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।